So good evening everybody. स्टार्ट करते हैं. इट इज 7:30 नाउ. काफी टाइम के बाद फिर से एक वेबिनार करने का मौका मिल रहा है. इट्स अबाउट ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है. सो मीडियम आज का भी हिंदी रहेगा. हिंदी में मैं भी कंफर्टेबल हूँ और काफी लोग हिंदी में कंफर्टेबल रहते हैं. तो आज हम बात करेंगे, जैसे पिछले सीजन में आप लोगों ने देखा होगा 3-4 महीने जब बर्डिंग स्टार्ट हुई, सीजन स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे मानिला का नाम बहुत आया उत्तराखंड से. तो मानिला एक नई डेस्टिनेशन बर्डिंग के लिए उभर के आई उत्तराखंड से. तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, मानिला के बारे में. और जो दूसरी डेस्टिनेशन है, बीच में आप लोगों ने अगर मेरी पोस्ट देखी होंगी तो उस पर देखा होगा कि उसमें ग्रैंडाला की मैंने कुछ पोस्ट किया था यहाँ से ग्रैंडाला. तो ग्रैंडाला जो देखा था वो गंगोत्री नेशनल पार्क का एरिया था और उसको भागीरथी रिवर वैली बोलते हैं. तो उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, इन दो डेस्टिनेशंस के बारे में. तो सबसे पहले कवर करेंगे, जिन लोगों को वेबसाइट मेरी देखनी पूछनी होती है तो aviantrails.in नाम से मेरी वेबसाइट है. तो इस पे आप लॉगिन करके आगे के जो टूर्स हैं उनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं. सबसे पहले डेस्टिनेशंस की हम बात करेंगे. तो इसमें मानिला, ये उत्तराखंड का मैप है. 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तराखंड में. तो मानिला अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है. मैं जो रहता हूँ अभी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, कालाडूंगी एरिया में, और मानिला जो है अल्मोड़ा एरिया में है. सो अल्मोड़ा में एग्जैक्टली जहां से मैंने एरो स्टार्ट किया है, यहाँ पे मानिला की लोकेशन है. सो ये मानिला एज इट इज कोई जगह नहीं है. वहां पर टेम्पल है मानिला देवी का, और इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है. वो मानिला को मनीला पढ़ते हैं. सो मनीला तो फिलीपींस की कैपिटल है, तो ये मनीला नहीं है, बेसिकली ये मानिला है. माँ मतलब जो देवी को माँ बोलते हैं, और नीला मीन्स ब्लू कलर. सो यहाँ पे जो लोकल लोगों से मुझे पता चला, लोगों का मानना है कि जो यहाँ पे देवी की मूर्ति है मंदिर के अंदर, जब वो मूर्ति ओपन में थी उस पे सनलाइट पड़ने से उसका कलर ब्लू हो जाता था. वो मेटल की मूर्ति है, तो उसकी वजह से उसको माँ नीला नाम पड़ गया. वो धीरे धीरे होते होते वो दोनों वर्ड को एक साथ कंबाइंड करके उसको मानिला बोलने लगे. तो अभी वहां पे 2 टेम्पल है बेसिकली मानिला देवी के. एक तल्ला, तल्ला मतलब नीचा कुमाऊनी लैंग्वेज में, लोअर ऑल्टीट्यूड का, और एक मल्ला. सो उसके बारे में भी एक कहावत ये है कि कुछ चोरों ने उस मूर्ति को चोरी करने की कोशिश की, तो वो पूरी मूर्ति चोरी नहीं कर पाए और मूर्ति का एक हाथ लेके चले गए. और उस हाथ को भी वो ले जा नहीं पाए अपने साथ में. वो एक जगह पे उनसे गिर गया, और जहां पे वो हाथ गिरा वहां पर मल्ला मंदिर है, जो ऊपर वाले एरिया का मंदिर है. तो वहां पे मल्ला मानिला का मंदिर है, और तल्ला मानिला वाला जो मंदिर है वो एक्चुअल मंदिर है. और इसके इन दोनों मंदिरों के बीच का जो स्ट्रेच है उसमें होटल्स एंड गेस्ट हाउसेज हैं जहां पर स्टे करते हैं, और वहीं से बर्डिंग करते हैं हम लोग. उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. जो दूसरी डेस्टिनेशन है हमारी वो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में. उत्तरकाशी बॉर्डरिंग एरिया है, जो एक तरफ हिमाचल के साथ में शेयर करता है बाउंड्री, और दूसरी तरफ चाइना के साथ में करता है. तो यहाँ पे काफी कुछ बर्ड्स, जो हमारी लोकेशन है वो एग्जैक्टली यहाँ पर है जहां से मैंने एरो स्टार्ट किया है, गंगोत्री टेम्पल के पास में. तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि ये हिमाचल से इसकी बाउंड्री मिलती है. तो हिमाचल की और यहाँ की बर्ड्स जो हैं वो काफी कॉमन है. हिमाचल में स्पेशली जो चितपुल एरिया में जो बर्ड्स मिलती हैं वो गंगोत्री या भागीरथी रिवर वैली में मिलती है. तो ये गंगोत्री टेम्पल जो मैंने लोकेशन को मार्क किया है, ये लास्ट डेस्टिनेशन का लास्ट पार्ट है बर्डिंग का. सबसे पहले हम लेते हैं मानिला. अगर नेटवर्क का कुछ इशू होगा तो कोई प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा. मेरे यहाँ नेटवर्क कभी आता है कभी जाता है, कभी वीडियो प्ले होने में प्रॉब्लम हो या मेरी आवाज ना जा रही हो, तो कोई भी एक मुझे बता दीजिएगा. तो मानिला की हम बात करते हैं. इसके लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट तो पंतनगर है, जो 160 किलोमीटर्स है. बट पंतनगर में रेगुलर फ्लाइट्स नहीं होती हैं, केवल एयर इंडिया की फ्लाइट ऑपरेट करती है, और वो अगर बुकिंग्स नहीं होती तो कैंसिल हो जाती है, वेदर खराब होता है तब भी कैंसिल हो जाती है. तो यहाँ पे आना हम किसी को एडवाइज नहीं करते हैं. इसके लिए ट्रस्टेड जो एयरपोर्ट है वो तो दिल्ली है, जो 340 किलोमीटर्स है, और अराउंड 9 आवर्स लगते हैं वहां से आने में. जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो रामनगर है. जो कॉर्बेट के लिए भी लोग आते हैं तो रामनगर ही आते हैं. तो कॉर्बेट के पास में है बेसिकली ये एरिया. तो रामनगर रेलवे स्टेशन से 85 किलोमीटर्स है, अराउंड 2.5 आवर्स की जर्नी.
जैसे कि मैंने बोला कि ये कॉर्बेट के पास है, तो जो फेमस स्पॉट है ऑन द वे टू मानिला वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ही है। हम पूरा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की पेरीफ्री से होते हुए ही जाते हैं। जो लोग कॉर्बेट विजिट करते हैं हर साल डिकाला वगैरह, तो उन्होंने देखा होगा कि जो डिकाला का जो एंट्री गेट है उसके सामने से जो रोड जाती है वो सीधे मानिला जाती है। ऑल्टीट्यूड की बात करें तो जहां पर हम लोग स्टे करते हैं उस जगह को पुरिया चौड़ा बोलते हैं। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी है वहां पर मानिला में। उस जगह का जो ऑल्टीट्यूड है वो 1850 मीटर्स है। उसके अलावा जो हम बर्डिंग करते हैं वो 1400 मीटर्स लो तक जाते हैं और कभी कभी 1200 मीटर्स लो तक भी जाते हैं। तो ये डायरेक्शन के लिए मैंने दिखाया है कि न्यू दिल्ली से अगर आए तो गाजियाबाद और मुरादाबाद होते हुए आते हैं, और ये गूगल भी दिखा रहा है 8 आवर्स 12 मिनट्स, तो रफली 9 आवर्स मान के चलिए कि 9 आवर्स मानिला पहुंचने में लगते हैं। तो बेसिकली काशीपुर और रामनगर होते हुए आना पड़ेगा और फिर मानिला। अगर रामनगर रेलवे स्टेशन से जाना है तो फिर ये कॉर्बेट की पेरीफ्री से, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से आप चलेंगे तो ये पूरा कॉर्बेट का फॉरेस्ट क्रॉस करते हुए ये जो रिवर है, ये कोसी रिवर दिख रही है यहाँ पे, और फिर उसके बाद में रामगंगा रिवर की मलचूला करके एक जगह आती है, वहां से रामगंगा रिवर क्रॉस करते हैं और उसके बाद में फिर हिली एरिया स्टार्ट होता है और 40 किलोमीटर्स वहां से है मानिला। मानिला की जियोग्राफी अगर देखेंगे तो एक 3D वीडियो है गूगल अर्थ से, उसमें आपको समझ में आएगा कि ये मानिला देवी का टेम्पल है। और ये पूरा जो फॉरेस्ट दिख रहा है ये प्राइमरीली यहाँ पे पाइन फॉरेस्ट है और ओक मिक्स है। जो हायर ऑल्टीट्यूड का पार्ट है उसमें ओक है, अदरवाइज जो लोअर ऑल्टीट्यूड वाला एरिया है वो सब पाइन है। और पाइन को हिंदी में चीड़ कहते हैं, तो शायद इसीलिए चीड़ फेजेंट को भी पाइन के फॉरेस्ट में मिलती है, तो उसका नाम उसी से आया होगा। ये मानिला मंदिर का एंट्री गेट है, जो मेन मंदिर है तल्ला मानिला मंदिर, और ये मंदिर का अंदर का कॉम्प्लेक्स है और इसी मंदिर में वो मूर्ति रखी हुई है अभी। और इस पेड़ को वहां पे कल्प वृक्ष बोलते हैं लोग, कि इसमें कभी पतझड़ नहीं होता है, लीफ फॉल नहीं होता है। सो ये खोज कैसे हुई मानिला की, जो कि इतने पास थी डेस्टिनेशन। जहां पर मैं रहता हूँ कालाडूंगी में, मेरे घर से भी 102 किलोमीटर है, खाली बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और 3 आवर्स की जर्नी है यहाँ से। बट इतने सालों में 2013 से मैं बर्डिंग कर रहा हूँ, कभी मानिला की विजिट नहीं प्लान की। काफी दोस्त हैं कॉर्बेट एरिया में जो बर्ड गाइड का काम करते हैं, वाइल्ड लाइफ गाइड का काम करते हैं, सो वो हमेशा बोलते थे कि कभी मानिला का प्लान करो, बट कभी नहीं हुआ। तो लकीली लॉकडाउन की वजह से लास्ट सीजन में ये ट्रिप प्लान हो पाया। जैसे ही गाड़ियों का मूवमेंट स्टार्ट हुआ अगस्त सितंबर में, तो हम लोगों ने प्लान किया कि एक ट्रिप जाते हैं वहां पर। तो मैं, मेरी वाइफ, और ये हमारा फर्स्ट ग्रुप था एक्चुअली, प्रशांत और ये केडी है, हम 4 लोग पहली ट्रिप में गए थे। और पहली ट्रिप में जो सरप्राइज हमारे लिए हुआ वो भी दिखाते हैं। ये तो हम दोनों मंदिर में बैठे हुए हैं, तो पहला तो ये था कि मंदिर भी देखना था, क्योंकि लोग मानिला जाते थे तो मंदिर के लिए ही जाते थे पहले। सो जैसे ही हमने मानिला के लिए अपनी ट्रिप स्टार्ट की, और जो मैंने मलचूला बताया, मलचूला से ऊपर थोड़ा जाने पे अराउंड 1000 मीटर्स के ऑल्टीट्यूड पे ही वी गॉट रीच चूकर पार्ट्रिज ऑन रोड। सो ये एक बड़ा फ्लॉक था जो सबके लिए सरप्राइज था कि इतने कॉर्बेट के इतने पास में चूकर पार्ट्रिज का मिलना। और ये एक रेगुलर साइटिंग है उस एरिया में, अभी भी ये कंटिन्यूस दिखते हैं। सेकंड जो मिला, फिर वहां से और फर्दर अबाउट 10 किलोमीटर्स हम लोगों ने मूव किया टुवर्ड्स मानिला, तो ब्रॉड बिल्स का एक बड़ा फ्लॉक मिला। तो ये ट्रिप जो हमारी हुई थी 3 सितंबर को थी, और ये सितंबर मंथ में ये ब्रॉड बिल का जुवेनाइल है। सो ये जुवेनाइल्स के साथ थे, तो अबाउट 40 बर्ड्स थी और उन्होंने रोड क्रॉस किया 40 इंडिविजुअल्स ने। सो आप इमेजिन कर सकते हैं जिन लोगों ने ब्रॉड बिल को फ्लाई करते हुए देखा है कि क्या कलर्स दिखते हैं उसके, और 40 इंडिविजुअल्स एक साथ फ्लाई कर रहे हैं। तो ये दूसरा सरप्राइज हुआ उस ट्रिप का। तीसरा सरप्राइज था ये कोकलास फेजेंट। हम लोगों ने लेट स्टार्ट किया था, ये रेनी सीजन का टाइम था। सो बाय द टाइम हम लोग मानिला पहुंचे इट वाज अराउंड 1:30। सो दोपहर में 1:30 पे ये कोकलास फेजेंट रोड साइड में फीड कर रहा था। हम लोग की गाड़ी को देख के ये पैरापेट के ऊपर बैठा, एंड आई गॉट दिस पिक्चर। सो इसकी वजह से हमारी ट्रिप, फर्स्ट ट्रिप ही सक्सेसफुल हो गई कि एटलीस्ट वी सॉ कोकलास फेजेंट। हैबिटेट देखने में मुझे लगा कि यहाँ पे चीड़ फेजेंट भी हमें मिलना चाहिए, बट हम लोगों के पास उतना टाइम नहीं था, वापस भी आना था सेम डे, और दूसरा रेनी सीजन था, सनलाइट बहुत हार्श थी, दिन में गर्म था, तो हम लोग वापस आ गए इस ट्रिप को फिनिश करके। बाकी कॉमन बर्ड्स हमें बहुत मिली उस ट्रिप में, टिट्स मिली, ब्लैक क्लाउड टिट, और सारे वुड पैकर्स मिले, रिफस बैलिड, हिमालयन। बट जो हाइलाइट्स थे वो 3 थे फर्स्ट ट्रिप के। उसके बाद सेकंड ट्रिप प्लान हुआ,
तो डॉक्टर रस्तोगी हैं मेरे पड़ोसी, तो हम लोग साथ में बहुत सारी बर्डिंग करते हैं, तो उन्होंने बोला कि अब मानीला हो गया है तो हम लोग चलते हैं फिर से। तो हम लोगों ने सेकंड ट्रिप प्लान किया, और सेकंड ट्रिप हमारा हुआ 14 सितंबर को। तो मैं उनके साथ गया उस सेकंड ट्रिप में, जहां पे मुझे लगा कि यहाँ पे चीड़ फेजेंट का पोटेंशियल हो सकता है, और उसी एरिया में हमें 3 इंडिविजुअल चीड़ फेजेंट के दिखाई दिए। तो क्लाउडी वेदर था, पूरा क्लाउड्स थे, उसमें ये शॉट मिला, रिकॉर्ड शॉट था, जस्ट इसको थोड़ा फोटोशॉप करके क्लियर किया क्लाउड्स को। तो बट ये बड़ा सरप्राइज था कि इतने पास में चीड़ फेजेंट मिल रहा है, क्योंकि चीड़ फेजेंट के लिए पहले पंगोट फेमस था, उसके बाद फिर धीरे धीरे लोग मुंशियारी जाने लग गए, तो मुंशियारी फेमस हुआ। बट ये क्लोजेस्ट डेस्टिनेशन थी, जो लोग कॉर्बेट आते हैं, या कह सकते हैं कि फुटहिल्स के या लास्ट रेलवे हेड के ये क्लोजेस्ट है। उस हाईलाइट में केवल यही मतलब सेकंड ट्रिप में केवल यही एक हाईलाइट था, चीड़ फेजेंट। तो अभी तक मेरे पास में उस डेस्टिनेशन को प्रमोट करने के लिए 2 बर्ड हो गई थी, एक कोकलास फेजेंट और एक चीड़ फेजेंट। चुकर पार्टरीज और ब्रॉड बिल तो बाकी जगह भी दिख जाते हैं इजिली। थर्ड ट्रिप प्लान हुआ अनूप साजी के साथ में, जो वर्ल्ड फेमस फोटोग्राफर है नैनीताल से। तो उन्होंने ही बोला कि अब मानीला गए हो 2 बार, तो 2 स्पेशल बर्ड दिखी हैं, एक ट्रिप ओवरनाइट स्टे का प्लान करते हैं। अभी तक जो 2 ट्रिप मैंने की थी वो डे विजिट थी दोनों। तो उन्होंने वहां पे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बुक किया, हम लोगों ने वहां पे नाइट में स्टे किया फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में। और जहां पर हम रुके हुए थे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के पास में, वहां पे एक थर्ड सरप्राइज उस ट्रिप का मिला, और वो था ये माउंटेन स्कोप्स आउल। तो ये ऐसे ही बैठा हुआ था और ऐसे ही बैठा रहा पूरा करीब आधा घंटा, हमने इसको देखा, एक ही पोजीशन में था, एक ही पोस्चर में था। बट ये था कि ये हमारी प्रेजेंस से डिस्टर्ब नहीं था। नाइट का शॉट है, आप देख सकते हैं कि आग में लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है आउल्स की। फोटोग्राफी जिनको करनी है वो तो लाइट से ही करते हैं यूजुअली। तो ये थर्ड हाईलाइट था ट्रिप का। और इस ट्रिप में एक और इंटरेस्टिंग घटना हुई कि हम लोग जब फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुके हुए थे, तो शाम के टाइम पे जो फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में केयर टेकर था, उसके पास फोन आया कि लेपर्ड ने एक किल किया हुआ है, वो जहां पर मानिला देवी का मंदिर है उसके पास में ही, और रोड के एकदम पास उसने एक काफ को मारा हुआ था। वहां पे कुछ काउज रहती थी, तो शाम को अर्ली अर्ली मॉर्निंग वो आया लेपर्ड, और उसने मार के काफ को पेड़ पे ले जाने की कोशिश की। और ये आप देख रहे हैं कि साइड में रोड है, ये हाईवे है मेन, जो वहां का मानिला का रास्ता है, इस पे गाड़ियां चलती हैं। तो अर्ली मॉर्निंग शायद ट्रैफिक स्टार्ट हो गया, तो वो इसको यहाँ पर पेड़ में फंसा के चला गया लेपर्ड। उसके बाद लोगों में थोड़ा दहशत हो गई, हमने फॉरेस्ट वालों को रिक्वेस्ट की कि भाई किल को मत उतारना, क्योंकि हम लोगों की भी इच्छा थी कि शाम को लेपर्ड डेफिनेटली आएगा और उसको फोटोग्राफ करेंगे। तो बट लोगों ने डर के मारे इस किल को पेड़ से उठा के साइड में जंगल में फेंक दिया। हम लोगों ने फिर भी शाम को वहां पे खड़े होके हमने अपनी गाड़ी लगाई, हमें वापस आना था नेक्स्ट डे, बट प्लान किया कि आज रुकते हैं, हो सकता है लेपर्ड दिख जाए। तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी वहीं रोड पे लगाई और वेट किया लेपर्ड के आने का। तो वो एग्जैक्टली 7:30 के आसपास में लेपर्ड इस किल को ढूंढने के लिए आया। तो ऐसी कुछ झलक दिखी और ऐसा कुछ शॉट मिला, वो काफी देर तक बैठा रहा वहां पर। तो ये तो मैंने अपने कैमरे से रिकॉर्ड शॉट लिया, तो कुछ खास शॉट नहीं था, बट अच्छी साइटिंग थी। तो उससे ये पता चला कि लेपर्ड की प्रेजेंस है, और वहां पे रेड फॉक्स भी दिखी हमें लेपर्ड के साथ में। तो ये 2-3 इंटरेस्टिंग साइटिंग हुई थर्ड विजिट में। उसके बाद फिर धीरे धीरे ट्रैवल स्टार्ट हो गया पूरे कंट्री से, तो अक्टूबर से हमने इसको प्रमोट करना स्टार्ट किया। एक चीज और हुई उस टाइम पे, ये अराउंड 21 सितंबर के आसपास में थर्ड ट्रिप थी हमारी। वो जो पूरा एरिया है वहां पर रेड चिली होती है, तो ये बेसिकली रेड नहीं होती, ऑरेंज कलर की चिली होती है, जो बहुत फेमस है, और इसको बाहर कंट्री के दूसरे पार्ट्स में भी वहां से लोग भेजते हैं। और वहां पे इंटरेस्टिंग ये था कि अनूप शाह जी तो एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर है, उनको सेंस है कि कहाँ पे फोटो किस तरीके से लेनी है। तो उन्होंने इस तरह की कुछ फोटोग्राफी मुझे भी सिखाई कि वो रूफ के ऊपर लोग मिर्च को सुखाते हैं। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग फोटोज लग रहे थे सारे, और ये ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर था वहाँ का, स्लेट रूफ्स के साथ में उसके ऊपर में ये मिर्च सूख रही हैं। तो हमने ये फोटोग्राफी भी वहां पे की उस टाइम पे, और ये भी लगा कि ये भी एक अच्छा पोटेंशियल है कि इसको हम हर सीजन में जो इस तरीके की फोटोग्राफी करने चाहते हैं रूरल एरियाज की, वो इसको कर सकते हैं सितंबर के टाइम पे। रात में फिर वहां से स्काई क्लियर था, तो मुझे लगा कि स्टार ट्रेल भी ट्राई करना चाहिए। तो ये फर्स्ट स्टार ट्रेल था उस थर्ड ट्रिप में जो मैंने किया फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के कैंपस से ही। अब वहां पे चैलेंज ये था कि अकोमोडेशन, अगर हम उसको एज ए टूरिस्ट एज ए बर्डिंग डेस्टिनेशन प्रमोट करते हैं, तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है कि अकोमोडेशन ऑप्शंस क्या हैं। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में सबको बुकिंग नहीं मिलती है, पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, वो तो केवल जो फॉरेस्ट में जिनके कॉन्टेक्ट्स हैं, रिलेटिव्स हैं फॉरेस्ट वालों के, या फिर कोई ऐसे पोजीशन पे हैं
कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड में मेंबर हैं, तो वो लोग उसको बुक कर सकते हैं। अदरवाइज आम पब्लिक के लिए फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेज ओपन नहीं है। तो हमने अकोमोडेशन ऑप्शंस वहाँ पे ढूंढने स्टार्ट किए, मैं और मेरी वाइफ, हम लोग अपनी एक पर्सनल ट्रिप पे गए। तो वहाँ पे हमें पता चला कि काफी सारे होटल्स एंड गेस्ट हाउसेज हैं वहाँ पर, क्योंकि लोग मानिला मंदिर के लिए और हिमालय व्यू के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो पहला तो जैसे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस मैंने बताया वही था। दूसरा एक मानिला होम नाम से एक होम स्टे है जिसमें 3 रूम है, फैमिली वहीं रहती है। एक हिमालय व्यू करके होटल है। फिर एक कुमाऊं मंडल विकास निगम का टूरिस्ट रेस्ट हाउस भी है जिसमें 6 रूम्स हैं, बट बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं है। फिर एक मुलुक होम स्टे है जिनके पास में 3 रूम्स हैं। और एक काफल बुरांस होम स्टे है। तो बेसिकली काफल बुरांस हमें सबसे अच्छा लगा उसमें। और इनके पास में रूम्स की नंबर्स भी ज्यादा थे, 10 रूम्स इस होटल में थे। और लोकेशन वाइज भी बहुत अच्छा था। तो हमने उसको थोड़ा मोटिवेट किया, होटल के ओनर को, कि आप अपने रूम्स वगैरह थोड़ा अच्छा करें, तो हम यहाँ पे बर्डिंग के लिए इसको प्रमोट कर सकते हैं। और वो हमारी बात से एग्री हो गए कि हाँ ठीक है, अगर अच्छे क्लाइंट्स आएंगे तो हम थोड़ा उसको मेंटेन कर सकते हैं। अब वहां पे जो बाकी अट्रैक्शंस थे बर्डिंग के अलावा, जो सीनिक ब्यूटी है वहाँ की, वो बहुत गजब है। जैसे कि सारे हिल स्टेशन की होती है, और 1500 मीटर्स एंड अबव के ऑल्टीट्यूड पे तो हमेशा ही अच्छे व्यूज होते हैं और फॉरेस्ट अच्छा होता है। तो उसमें से कुछ फोटोग्राफ्स हैं, मैं पहले आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ये सनराइज का फोटो है। ये जो जहाँ पे हम रुकते हैं, पुरिया चोड़ा उस जगह को बोलते हैं, जो काफल बुरांस होम स्टे है। एग्जैक्टली जस्ट आप रूम के बाहर निकले तो आपको ऐसे सनराइज दिखाई देगा वहां पे। और ये पूरा माउंटेन्स की लेयर्स दिखाई देंगी। और ये जो लेफ्ट साइड में जो माउंटेन्स दिख रही हैं, ये सब स्नो कैप माउंटेन्स हैं। और आप चाय लेके बैठे बाहर, तो आपके सामने स्नो कैप माउंटेन्स होंगी, जैसे यहाँ से देख रहे हैं आप, नंदा घुटी, त्रिशूल, फिर नंदा देवी, मृगधुनी, ये सारी पीक्स हैं। और इधर लास्ट में पंचाचूली भी दिखती है। और फर्दर राइट जाएंगे तो कुछ पार्ट नेपाल की पीक्स का भी दिखता है वहां से। सो इतना अमेजिंग लैंडस्केप है। ये विंटर्स की फोटो है, समर्स में तो व्यू इतना क्लियर नहीं होता है। और ये मैं जब फोटो ले रहा था, किसी ने मेरा ही फोटो क्लिक किया, तो मोबाइल क्लिक था बेसिकली वो। और वहां से ये इस तरीके की माउंटेन्स की लेयर्स दिखती हैं क्लाउडी वेदर में, तो वो भी एक बहुत बढ़िया व्यू होता है। ये पंचाचूली का व्यू है सनराइज से जस्ट पहले। तो हल्की सनराइज उसके ऊपर पड़ रही थी, तो मैंने तब ये फोटो क्लिक किया था। क्लियर डे में ऐसा कुछ व्यू होता है जब सन ऊपर आ जाता है। तो ये स्नो कैप माउंटेन्स ऐसी दिखती है वहां से। ये थोड़ा क्लोजअप है त्रिशूल पीक का। और वहां पर एक पैच ऐसा है, नंदा देवी जो सॉरी मानिला देवी का जो टेम्पल है, मानिला देवी टेम्पल के पास में, जैसा इसमें आप देख रहे हैं फोटो में, ये लेफ्ट साइड का जो पैच है ये देवदार का फॉरेस्ट है। और राइट साइड में ये पाइन है। सो ये रेयरली कहीं पे मिलता है। मैंने तो अपने लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम ही ऐसा देखा है कि रोड के एक तरफ देवदार हो और एक तरफ पाइन हो, क्योंकि दोनों का ग्रो होने का जो ऑल्टीट्यूड है वो अलग अलग है। सो बेसिकली ऐसा होता नहीं है, बट वहां पे ये बहुत इंटरेस्टिंग पैच है। और यहाँ पे काफी लोग फोटोग्राफ करते हैं बैठ के, अपना रोड पे फोटो खिंचाएंगे, साइड में फोटो खींचेंगे इस पैच की वजह से। और अगर इसको ध्यान से देखें, मेरे पास वो दूसरा फोटो मुझे मिला नहीं, तो ये जो ये पैच है, ये लगता है कि पेनिनसुलर इंडिया है, ट्रायंगल जो बन रहा है जब क्लियर स्काई होता है। ये दूसरी स्टार्ट रेल है जो मैंने रात को जो होटल है काफल बुरांस, उसी की छत से की है। और ये नीचे बहुत सारे टाउन्स और सिटीज दिख रहे हैं, तो द्वारा हाट और रानीखेत, ये सब टाउन्स दिख रहे हैं यहाँ पर। ये मिल्की वे का फोटोग्राफ है वहीं से। तो ये सब का भी बहुत अच्छा स्कोप है। उन दिनों जुपिटर और सैटर्न दिख रहे थे, तो ये भी इस फोटो में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। अब वहां पर जाते टाइम, जैसे मैंने बोला था कि ऑन द वे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आता है। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एक अच्छा बर्डिंग स्पॉट है, कॉर्बेट के बाहर का जो एरिया है रोड के आसपास में। और उसमें जो मेन बर्डिंग स्पॉट्स हैं, उसमें एक है गर्जिया देवी। गर्जिया देवी टेम्पल बहुत सारे लोग विजिट करते हैं कोसी रिवर में। वहां पर जो फेमस बर्ड्स हैं वो आइबिस बिल एंड वॉल क्रीपर है, उसके लिए रुक सकते हैं। जो दूसरा बर्डिंग स्पॉट है ऑन द वे, वो है भकराकोट नाला। तो भकराकोट एक विलेज है जहां पर बहुत सारे पॉपुलर होटल्स हैं कॉर्बेट के भी। और उस विलेज, यहाँ से एंट्री है, वहां पर एक स्ट्रीम है, वाटर स्ट्रीम। उस वाटर स्ट्रीम के पास में बर्डिंग होती है। तो वहां पे उस वाटर स्ट्रीम पे जो इंटरेस्टिंग बर्ड्स हैं वो मैंने इसमें दिखाई हैं। ये कोलर्ड फैल्कोनेट है। इस सीजन में काफी दिन तक, मतलब करीब 2 महीने कंटिन्यूअस एक पर्च के ऊपर मिल रहा था।
तो टाइमिंग अलग अलग थी, किसी को मिला किसी को नहीं मिला, बट उसका फिक्स प्लेस था कि उस जगह पर ये दिखता था। दूसरी इंटरेस्टिंग बर्ड वहां पे जो दिखी इस बार, डार्क साइडेड थ्रश। तो ये मार्च फर्स्ट वीक में हम लोगों को दिखी वहां पर। तो इसकी भी साइटिंग हर साल होती है उस एरिया में। तो ये अनकॉमन बर्ड है, रेयर साइटिंग है। कॉलर्ड फाल्कोनेट तो फिर भी मिल जाता है, बट अच्छा फोटो शायद ही मिलता है उस लेवल पे। देन थर्ड साइटिंग है नेपाल रेन बैबलर। सो नेपाल रेन बैबलर के लिए भी एक रेगुलर स्पॉट है जहां पे हर साल नेपाल रेन बैबलर आता है। फोर्थ बर्ड है इंटरेस्टिंग वहां की, पिग्मी रेन बैबलर। सो छोटा सा स्पॉट है, उस छोटे से एरिया में ही इतनी सारी बर्ड्स इजिली मिल जाती हैं। तो ऑन द वे आप अराउंड 1 आवर और हाफ एन आवर वहां पे स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा स्नोई ब्राउड फ्लाई कैचर वहां पर आता है, निलतावा दोनों मिलते हैं, रिफस बैलिड एंड स्मॉल निलतावा। ये विंटर्स की बर्ड है सब, विंटर सीजन की मैं बात कर रहा हूँ, समर सीजन में नहीं। ये विंटर माइग्रेंट है, पिग्मी रेन बैबलर एंड नेपाल रेन बैबलर। और डार्क साइडेड थ्रश भी विंटर्स में ही दिखती है वहां पे मोस्टली। और इसके अलावा लॉन्ग बिल्ड थ्रश भी दिखती है। तो ये सब इंटरेस्टिंग स्पीसीज हैं छोटे से स्पॉट पे। और कभी कभी टाउनी फिश आउल भी दिखता है, जो एक काफी बर्ड फोटोग्राफर्स का टारगेट होता है। अब हम बात करेंगे मानिला की बर्ड्स की। तो मैंने जो फोटोग्राफ पिछले सीजन में लिए हैं, तो बेसिकली अक्टूबर से सीजन स्टार्ट हुआ था और मार्च तक हमने वहां पे, इनफैक्ट अप्रैल में मैंने लास्ट ट्रिप किया था अपना। उसके बाद तो फिर से ट्रैवल बंद हो गया था। सो अप्रैल 7-8 अप्रैल को मैंने लास्ट ट्रिप किया। तो तब तक जो हमने फोटोज ली, वो जो इंटरेस्टिंग बर्ड्स हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, कॉमन बर्ड्स को इंक्लूड नहीं किया है ज्यादा। सबसे पहला तो हाईलाइट यही था, माउंटेन स्कोप्स आउल। सो मैं इंडिया में सभी जगह जाता हूँ, नॉर्थ ईस्ट भी जाता हूँ, वेस्टर्न हिमालयाज में भी काफी पार्ट्स कवर करता हूँ, बट जितना इजिली माउंटेन स्कोप्स आउल की फोटोग्राफी मानिला में होती है, उतना इजी मैंने कहीं नहीं देखा है। और एक एक इंस्टेंस पे हम लोगों ने एक इवनिंग में 8 डिफरेंट इंडिविजुअल्स देखे 2 किलोमीटर्स के स्ट्रेच में। किसी भी एंगल से आप फोटो ले सकते हैं। और एक बार पेड़ का ही फोटो लिया मेरी वाइफ ने, मैंने इसमें डाला नहीं है अभी वो फोटो। तो दो एक साथ बैठे हुए थे, प्रोबेबली मेल फीमेल ही होंगे। और वीडियो भी आप बना सकते हैं, मैं एक वीडियो भी इसमें डाला है मैंने जो कॉल थी नेचुरल, जो बाहर की आवाजें थी हमारी, टूरिस्ट मेरे साथ में थे, वो सब हटाया नहीं है वीडियो से। सो मैंने ट्राईपोड पे अपना कैमरा माउंट करके वीडियो लिया है। Z6 बॉडी थी और 200-500 लेंस था। और ये साइड से गाड़ियां भी निकल रही थी, एकदम रोड के पास में था ये इंडिविजुअल। दूसरा जो अट्रैक्शन था वो था माउंटेन हॉक ईगल। ये भी पूरे विंटर सीजन में ऑन एंड ऑफ इसकी साइटिंग्स होती रही हमें। और माउंटेन हॉक ईगल बैठे हुए मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जो लोग हिल्स में बर्ड फोटोग्राफी करते हैं उनको पता है इसकी वैल्यू, इस शॉट की वैल्यू स्पेशली, कि ये कितना इंपॉर्टेंट शॉट है, इस तरीके का एंगल मिलना और इस तरीके के लेवल पे मिलना। देन थर्ड बर्ड है ये कोलर्ड आउलेट। कोलर्ड आउलेट भी बहुत अच्छे नंबर्स में है वहां पे, बट विंटर्स में इनकी साइटिंग कंपैरेटिवली कम हुई, समर सीजन में थोड़ा ज्यादा साइटिंग्स थी। इसका भी मैंने वीडियो बनाया, आई लेवल पे ये बैठा हुआ था। थोड़ा बैकलिट है तो मैं ज्यादा एडिटिंग नहीं की है, जो रॉ वीडियो था वही इसमें डाल दिया मैंने। तो कोलर्ड आउलेट की वैल्यू भी जो बर्डर्स हैं वो समझ सकते हैं कि इस लेवल पे कोलर्ड आउलेट मिलना वो भी कितना इंपॉर्टेंट होता है। राइट साइड में इसकी फॉल्स आई भी आप देख रहे हैं, ये हाफ हेड टर्न किया है, तो ये अभी उसने पूरा फॉल्स फेस दिखाया अपना, फॉल्स आई। जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज है इस एरिया की, जिसकी वजह से मानिला इतना पॉपुलर हुआ है, वो है चीड़ फेजेंट। तो ये थर्ड ट्रिप के बाद में मैंने और मेरी वाइफ ने जो अपना एक पर्सनल रेकी ट्रिप किया, उस ट्रिप का फोटो है। और मैंने इसको क्रॉप नहीं किया है, फुल फ्रेम फोटो है, हम रोड के दूसरी तरफ बैठे हुए थे। सो ये बेसिकली इससे भी रिलेटेड एक स्टोरी है। ये रोड साइड में इवनिंग टाइम में हमें मेल दिखा, और जब हम फोटोज ले रहे थे तो एक गाड़ी इस तरफ से लेफ्ट साइड से आ रही थी, वैगन आर, और वो गाड़ी वहां पे आके रुक गई। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम लोग सेंसिबल हैं। यूजुअली ऐसा होता नहीं है हमारे कंट्री में कि कोई फोटोग्राफ कर रहा है तो उसको देख के गाड़ियां रुक जाए, लोग तो चलते रहते हैं। जब हमने अपनी फोटोज ले ली, हमने उसको बोला कि ये बेसिकली ये क्रॉप किया हुआ फोटो है। हमने गाड़ी वाले को इशारा किया कि आप निकल जाओ। तो वो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की उसने, और जहां पर ये मेल बैठा हुआ था, ये तब तक डिस्टर्ब नहीं हुआ, उसने गाड़ी एग्जैक्टली उसी प्लेस पे रोकी। 2 लोग थे उस गाड़ी में, हमसे पूछा कि आपके फोटोज हो गए, हमने कहा हाँ हो गए। तो बोलते हैं कि अब हम अपना काम करते हैं। उन्होंने गाड़ी के अंदर से पत्थर निकाले
और वो इसको मारना चाह रहे थे। तो वहां पे हंटिंग होती है बेसिकली इसकी खाने के लिए। सो बड़ी मुश्किल से उनसे रिक्वेस्ट की, बट वो ये था कि हम दोनों ही थे और कोई था भी नहीं, वो लोकल लोग थे, तो वो हमारे साथ बहस करने लग गए। तो उस बहस के टाइम में ही क्या हुआ कि वो चीड़ फेजेंट ये नीचे चले गए, और ये करीब 4 इंडिविजुअल थे, वो वहां से नीचे की तरफ स्लोप पे फ्लाई कर गए। और उन लोगों को पता था कि इनका रूट क्या है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, यहाँ नहीं मिलेंगे तो हमें रोड पे नीचे की तरफ मिलेंगे, क्योंकि वो रोड डाउन हिल जा रहा था और वो क्रॉस कर रहा था उस स्लोप को। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू था, बट हमने इसको बहुत ज्यादा रेज नहीं किया इस इशू को। हमें लगा कि बिजनेस अगर किसी जगह को प्रमोट करना है तो उसके साथ में सोशल चीजों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, और फिर धीरे धीरे जब हम यहाँ पे स्टैब्लिश करेंगे चीजों को, फिर इन सब इश्यूज को हम लोग आगे रेज करेंगे। या जब टूरिस्ट आ जाएंगे अपने आप ही यहाँ पे हंटिंग पोचिंग कम हो जाएगी, क्योंकि जो इनके मूवमेंट का टाइम है उस टाइम पे कोई ना कोई बर्डर उस एरिया में घूमता रहेगा। तो ये सोच के हमने उनकी कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं की, बट ये था कि लोकल जो लोग थे, जो जान पहचान वाले थे या होटल वाले थे, उनको ये सब इंसिडेंट्स बताया। उनको बोला कि थोड़ा ध्यान रखना कि आगे आने वाले टाइम में कोई ऐसे दिखे तो उसको मना करो कि हंटिंग ना करे। उसके बाद इतने शॉट्स मिले, किसी ट्रिप में चीड़ फेजेंट मिस नहीं हुआ, केवल एक ट्रिप को छोड़ के। और उस ट्रिप में तो हमने 3 दिन तक ट्राई किया, तो हमें एक भी चीड़ फेजेंट नहीं दिखा। जो ग्रुप था मेरे साथ में, वो पर्सनल गेस्ट थे, फ्रेंड्स थे, तो उनका टारगेट नहीं था चीड़ फेजेंट, बट ये था कि जब मानिला आए तो चीड़ फेजेंट देख कर जाए। तो उस ट्रिप को छोड़ के बाकी किसी भी ट्रिप में अभी तक मैंने कम से कम 20-25 ट्रिप्स वहां पे किए होंगे पिछले सीजन में, किसी भी ट्रिप में चीड़ फेजेंट मिस नहीं हुआ। और वहां पे बहुत अच्छे नंबर्स में चीड़ फेजेंट्स हैं। हर एवरी 2 किलोमीटर्स पे कोई ना कोई पेड़ चीड़ फेजेंट का दिख जाता है। तो वो किसी भी एंगल से आप फोटोज ले सकते हैं, रोड क्रॉस करते हुए भी। और कभी कभी तो ये बड़े फ्लॉक में भी दिखते हैं, और जो मैक्सिमम नंबर्स मैंने देखे वहां पे वो 13 करीब देखे हैं एक बार में। तो इस शॉट में भी 5 इंडिविजुअल हैं, 3 रॉक के ऊपर है, एक फिर थोड़ा राइट साइड में, एक पीछे है। इसमें 6 इंडिविजुअल्स हैं, एक पीछे ब्लर है। तो ये टोटल 7 थे, एक पीछे चला गया था। ये क्लोजअप शॉट है। देन ये वीडियो है, जो ये वीडियो भी काफी पॉपुलर हुआ सोशल मीडिया पे, क्योंकि मेल एंड फीमेल दोनों इसमें कॉल करते हुए दिख रहे थे। एक दूसरा वीडियो है जिसमें वो 7 इंडिविजुअल्स थे। इन्हीं सब फोटोज और वीडियोज की वजह से और सोशल मीडिया की वजह से ये इस जगह को हम पॉपुलर करने में कामयाब रहे। और अभी ये एक और वीडियो देखिए। ये रोड पे गाड़ियां चल रही हैं और चीड़ फेजेंट कितने पास बैठा हुआ है ये देखिए। ये मोबाइल से मैंने बनाया था वीडियो, जस्ट फोटो ले रहे थे, और ये यहाँ पर रोड है। इतने अमेजिंग शॉट्स मिलते हैं, और ये सब स्लोप्स हैं, उसका जो हैबिटेट है वो भी आगे आएगा। ये कोकलाज फेजेंट। कोकलाज बेसिकली, कोकलाज तो और जगह पे भी मिल जाता है, हिल्स में जहाँ भी ओक का फॉरेस्ट होगा उस एरिया में मिल जाता है। जैसे पंगोट में अभी बहुत अच्छी साइटिंग होती है कोकलाज की। बट कोई अगर इस जगह पे आता है और 2-3 अच्छी स्पीसीज उसको मिल जाए तो उससे बढ़िया क्या होगा। तो ये कोकलाज भी यहाँ का एक हाईलाइट बन गया, और ये भी किसी ट्रिप में मिस नहीं हुआ है जब से हमने वहां पे बर्डिंग स्टार्ट की है। किसी भी तरीके के शॉट मिलेंगे इसके। यूजुअली ये पेड़ पे बैठ जाता है जब देखता है कि आसपास में कोई है, तो पेड़ पे बैठे हुए, पत्थर पे बैठे हुए, रोड क्रॉस करते हुए, सब तरीके के शॉट्स इसके ही मिलते हैं। वो मेल थे दोनों, ये फीमेल है इसकी, क्लास की। और ये वीडियो है इसका, जो अप्रैल में जो मेरा लास्ट ट्रिप था उसी में मैंने बनाया। अब इसकी कॉल को आप ध्यान से सुनना। इससे भी रिलेटेड एक स्टोरी है जो मैंने रिसेंटली कहीं पर पढ़ा था इसके बारे में। नेपाल से रिलेटेड है। जो नेपाल के भाई लोग हैं, अगर वो देख रहे हों कोई इस वीडियो के बाद में देखेंगे रिकॉर्डिंग को, तो वो रिकन्फर्म कर सकते हैं मुझे अलग से। बेसिकली क्या है कि वहां पर इसको फोकलोर में वहां की इंक्लूड किया गया है नेपाल की। तो कोई वहां पर बहुत पैसे वाला कोई धनाढ़ पुरुष था जो लोगों को ब्याज पे पैसा देता था, इंटरेस्ट पे। तो उसको, उसके पास में इतना पैसा हो गया कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि घर में पैसा कहाँ पर रखूं। तो वो अपने पूरे पैसे को उठा के जंगल में कहीं पे छिपा के आ गया। तो इंद्र देवता ये देख के नाराज हो गए कि ये गरीबों की मदद करने की बजाय उनसे ब्याज लेता है, और इसके बाद इतना पैसा है कि इसने जंगल में छिपा दिया। तो उन्होंने, क्योंकि नेपाल पहाड़ी इलाका है पूरा,
तो उस पहाड़ी एरिया में जहाँ पे इसने छिपाया था वहां पे बारिश हुई, और बारिश होने से वहां की पूरी जियोग्राफी चेंज होगी लैंडस्लाइड से। तो अगले दिन बारिश के बाद वो जिसका पैसा था वो देखने आया वहां पर, तो उसको कहीं पे कुछ समझ ही नहीं आया कि उसने पैसा कहाँ छिपाया था। तो उसने नेपाली में बोला कता लुकायो, तो कि मैंने कहाँ छिपाया। तो तब से लोग बोलते हैं कि वो उसकी जो आत्मा है वो जंगलों में घूम रही है, वो पागल हो गया और वो ऐसी आवाज निकालता है। अभी इसकी आवाज फिर से सुनना आप, कता लुकायो। तो ये कोकलाहट से रिलेटेड एक स्टोरी थी। ये भी एक अच्छी हाईलाइट है उस एरिया की, मरून ओरियोल। ये फीमेल है, मेल फीमेल एक पेयर पूरा सीजन हमें दिख रहा था वहां पर। ये विंटर माइग्रेंट है वहां पर, स्पॉट विंग्ड ग्रोसबीक। तो ये भी काफी लोगों का टारगेट होता है। तो ये काफी जगह पे साइटिंग भी अच्छी होती है इसकी, चोपता में भी अच्छी दिखती है, अंगोट में अच्छे से दिखता है, बट यहाँ पर भी करीब 10-12 इंडिविजुअल्स इस सीजन में हमने देखे। ये मेल है और ये फीमेल है। इसका भी वीडियो बनाया मैंने, एक शॉर्ट वीडियो मेल का। फिर दूसरा अट्रैक्शन ये था हिल पार्टरिज। हिल पार्टरिज की विंटर्स में बहुत अच्छी साइटिंग्स नहीं हुई हमें, जस्ट एक रिकॉर्ड शॉट मिला, बट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि समर सीजन में अच्छी साइटिंग्स होंगी। लेकिन ये अप्रैल मई का जो मंथ था, इस सीजन में जो लोकल लोग थे वो भी जानते हैं इसको, पिवड़ा बोलते हैं। उन्होंने बोला था कि ये समर सीजन में काफी एक्टिव होता है यहाँ पर, बट अप्रैल से फिर से हमारा वहां पर जाना बंद हो गया, तो हम लोग जा ही नहीं पाए। तो अभी पता ही नहीं है कि अभी क्या साइटिंग्स है वहां पे समर सीजन में। तो समर सीजन वहां का अभी हमारा ऑलमोस्ट स्किप हो गया है, क्योंकि अब 8-10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद मानसून स्टार्ट हो जाएगा। सो होपफुली अगर नेक्स्ट वीक में जा पाए तो 1-2 दिन का ट्रिप करेंगे, और फिर से अपडेट करूंगा कि क्या साइटिंग्स अभी वहां पर समर सीजन में हो रही है। वुड पैकर्स के लिए भी ये एरिया बहुत अच्छा है। तो वहां पे रिफस बैलियड वुड पैकर, ये मैंने दिखाया जो फोटो में, ये वो मेल है, ये फीमेल है। इसके अलावा वहां पे स्पेकल्ड पिक्यूलेट, स्केली बैलियड वुड पैकर, हिमालयन वुड पैकर, इन सब के लिए वो एक तरीके से पैराडाइज है, बहुत अच्छे नंबर्स में है। तो इनके भी बहुत एक्सीलेंट फोटोज वहां से मिलते हैं। हिमालयन ब्लू टेल, ये भी विंटर्स में उस ऑल्टीट्यूड पे आता है और ठीक ठाक नंबर्स में इंडिविजुअल्स आते हैं। ये सबसे बड़ा हाईलाइट था इस सीजन का हमारे लिए वहां पर, यूरेशियन वुडकॉक। तो शर्मा सर को पता है, वो विनोद शर्मा जी मेरे साथ थे जिस दिन हमें इसकी साइटिंग हुई थी। अमेजिंग साइटिंग थी, एकदम रोड के पास में, और ये काफी टाइम तक ऐसे ही बैठा रहा। तो ये ऑलमोस्ट फुल फ्रेम शॉट है, कोई क्रॉप नहीं किया मैंने इसको, और इसका एक वीडियो भी लिया। मैम का लग था सर। शर्मा जी की आवाज भी आई वीडियो में। हाँ, लता मैम का लग था जिसने दिला दिया अपन को। सो ये वुडकॉक का अच्छा वीडियो भी मिला। ये गाड़ी से ही हमने लिया, गाड़ी साइड में रोक के और विंडोज से हमने क्लिक किया था। और ये 3 ट्रिप में हमें दिखा, रेगुलर साइटिंग नहीं थी क्योंकि रोड के पास में बैठ रहा था तो डिस्टर्ब होकर अंदर चला जाता था। बट ये विंटर सीजन में वहां पर रहा काफी टाइम से, मतलब दिसंबर से लेके, और जो लास्ट साइटिंग थी वो मार्च में थी इसकी। जहां पर ये वुडकॉक दिखता है उसी के पास में ये दूसरा अट्रैक्शन था, लॉन्ग बिल्ड थ्रश। और ये तो पूरा सीजन वहां पर देखिए, नवंबर एंड से इसकी साइटिंग से स्टार्ट हुई थी और पूरा अप्रैल तक ये उधर ही थी। सो इसकी भी वैल्यू बर्ड फोटोग्राफर समझ सकते हैं कि ये रोड के एकदम पास में मिलना इतनी अच्छी लोकेशन पे। ये जो आप साइड में पानी देख रहे हैं इसी में वुडकॉक बैठा हुआ था, और उसी के पास में ये लॉन्ग बिल्ड थ्रश रेगुलर अपने काम में लगी हुई है। अपलैंड पिपिट, अपलैंड पिपिट हिल्स में बहुत जगह दिखता है। ये ऑल्टीट्यूडनली माइग्रेट भी करता है, विंटर्स में थोड़ा लोअर ऑल्टीट्यूड पे आ जाता है और समर्स में थोड़ा सा हायर चला जाता है। बट वहां पे जैसे मैंने बताया कि ऑल्टीट्यूड वेरिएशन है, 8-10 किलोमीटर के एरिया में ही आप 1200 से 1800-1900 मीटर्स तक जा सकते हैं। ऑल्टीट्यूड वेरिएशन की वजह से ये राउंड द ईयर वहां पे इसकी साइटिंग होती है। हिमालयन बजर्ड, ये भी रेगुलर साइटिंग है वहां पर, और एक ग्रुप को इस साल विंटर सीजन में नॉर्दर्न गॉसहॉक की साइटिंग भी हुई वहां पे, जो और इंटरेस्टिंग था। चेस्टनट थ्रश, ये फोटो वहां का नहीं है क्योंकि बीच में मुझे 2 ग्रुप के साथ में इसकी साइटिंग हुई, बट मैं फोटो क्लिक नहीं कर रहा था। ये फोटो मैंने मुंशियारी से लिया था, जस्ट रेफरेंस के लिए यहाँ पे यूज किया है ताकि पता रहे कि चेस्टनट थ्रश ऐसा होता है। अच्छी साइटिंग हुई चेस्टनट थ्रश की भी, और वो करीब फेब में और जैन में दो मंथ में दिखा। वो तो बर्ड्स के बारे में था। कॉमन बर्ड्स को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, जितनी उस ऑल्टीट्यूड की टिट्स हैं, लाफिंग थ्रशिज हैं,
और इसके अलावा वहाँ पे गोल्डन बुश रोबिन, फिर स्केली ब्रेस्टेड रेन बैबलर, ये सब भी कॉमन साइटिंग्स थी विंटर सीजन में। कलीज फेजेंट, तो उन सबको मैंने प्रेजेंटेशन में इंक्लूड नहीं किया, वो बहुत लंबा हो जाता। तो जो हाईलाइट बर्ड थी, जो स्पेशल बर्ड मुझे लगी, उनको मैंने इंक्लूड किया। इसके अलावा ये रेड जायंट फ्लाइंग स्क्विरल, ये भी रेगुलर साइटिंग है। जब हम आउलिंग के लिए जाते हैं शाम के टाइम, तो ये किसी ना किसी पेड़ के ऊपर पे वहां दिख जाती है। ये कुछ ग्रुप्स हैं जिनके साथ में हमने बर्डिंग की। और ये हमारा सबसे छोटा पार्टिसिपेंट नवल आहूजा सर का बेटा है। ये इसने भी फोटो क्लिक किया। इस टाइम पे ये अपलैंड पिपिट क्लिक कर रहा है। तो ये बातें हुई मानिला के बारे में। अब जो दूसरी डेस्टिनेशन है वो है भागीरथी रिवर वैली। तो ये बेसिकली उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। और भागीरथी रिवर जो गंगा नदी है, उस बेसिकली जो ओरिजिन है गंगा का, वो गोमुख, वहां से जो ओरिजिन होता है, उसके बाद इसको भागीरथी रिवर बोलते हैं। और प्लेन्स में नीचे आते आते ये गंगा कहलाती है। तो भागीरथी रिवर वैली का जो स्ट्रेच है, इसमें बहुत ज्यादा हमने अभी तक इसको एक्सप्लोर नहीं किया है। 2 ही विजिट मैंने अभी तक यहाँ पे की है। बट उन दोनों विजिट में जो इंटरेस्टिंग बर्ड्स मिली और जो लोगों से लोकल बातचीत हुई, उससे लगा कि ये एक बहुत पोटेंशियल डेस्टिनेशन है। और कुछ रेयर बर्ड्स हैं जो वहां पे मिलती हैं, जो लोगों को इजिली बाकी लोकेशंस पे नहीं मिलती हैं। तो इस बार विंटर्स में हमारे जो फॉरेस्ट के चीफ हैं राजीव भरकरी जी, उन्होंने सपोर्ट किया। और उन्होंने हमसे बोला कि एक बार विजिट करके आओ उस एरिया की। और हमें फॉरेस्ट की तरफ से सपोर्ट करके फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेज में अकोमोडेशन दिया। तो मैं और मेरी वाइफ, हम केवल 2 दिन के लिए गए। 2 ही दिन का प्लान टाइम था हमारे पास में, 31 जनवरी और 1 फेब को। उसी टाइम पे हमें जो इंटरेस्टिंग वहां पे देखने को मिली स्पीसीज एक दिन के ट्रिप में, वो मैं इसमें कवर की है। और होपफुली नेक्स्ट सीजन में हम कर पाएंगे। अप्रैल में मेरा एक ग्रुप था, बट अप्रैल में मैं नहीं कर पाया, मुझे कोविड हो गया था, तो ग्रुप कैंसिल करना पड़ा। तब तक ट्रैवल बंद नहीं हुआ था। बट वो ग्रुप में मैंने सोचा था कि कुछ अच्छी बर्ड्स और मिलेंगी, तो नहीं हो पाया वो। इसी को थोड़ा मैंने कवर किया है। इसके लिए जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो जोली ग्रांट है, जो देहरादून एयरपोर्ट के नाम से जिसको जानते हैं। और ये जो 245 किलोमीटर्स है, ये हरसिल एक जगह है, वहां पे हरसिल विलेज है गंगोत्री के पास में, जहां पर अच्छे अकोमोडेशन ऑप्शंस हैं और बर्डिंग के लिए वो कन्वीनियंट है। तो उस एरिया को मैंने, वहां की ये डिस्टेंस मैंने कवर की है। नियरेस्ट जो रेल हेड है वो ऋषिकेश है। बट ऋषिकेश में सारी ट्रेन नहीं जाती हैं। तो हरिद्वार पास में है, जहाँ पे काफी नंबर्स में ट्रेन स्टॉप करती हैं। अलग अलग एरिया से कनेक्टिविटी है कंट्री के जिसकी। तो हरिद्वार या ऋषिकेश लोग आ सकते हैं ट्रेन से वहां जाने के लिए ऑन द वे। क्योंकि 245 किलोमीटर्स का स्ट्रेच एक दिन में कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हिल्स में बहुत टायरिंग जर्नी होती है। वो डिपेंड करता है कि फ्लाइट किस टाइम पे आ रही है। तो बीच में कुछ कुछ स्पॉट्स आते हैं जिनको देखते हुए जा सकते हैं। टेहरी डैम आता है, पूरा टेहरी डैम का एक पार्ट हम कवर करते हैं, तो बहुत अच्छा व्यू होता है। अभी आगे फोटोज मैंने इंक्लूड किए हैं। और एक हॉट वाटर स्प्रिंग है, गंगनानी नाम से जगह है एक, उस पर। और दियारा बुग्याल भी है वहां पे। बुग्याल के लिए ट्रैक करना पड़ता है, बट वहां पर एक गांव है, उसके बेस में बारसू बोलते हैं, जो मैंने आगे बर्डिंग हॉट स्पॉट्स में लिखा हुआ है। तो बारसू में यूजुअली जो मेरा प्लान मैंने सोचा है आगे बर्डिंग कराने के लिए, एक ग्रुप को इस बार बारसू भेजा भी था, अच्छी बर्ड्स उनको मिली। तो बारसू में फर्स्ट नाइट का स्टॉप, और उसके बाद में हरसिल में बाकी स्टॉप्स। तो इस तरीके से यहाँ पे बर्डिंग की जा सकती है। जो ऑल्टीट्यूड है वो 1200 मीटर्स से लेके 3000 मीटर्स तक जाता है। गंगोत्री जो टेम्पल है वो 3000 मीटर्स के आसपास है। तो वहां तक हम बर्डिंग करते हैं। तो बारसू विलेज एक अच्छा बर्डिंग हॉट स्पॉट है, जहाँ पे स्पेकल्ड वुड पिजन, फायर कैप्टेड, मिसिस गोल्ड सनबर्ड, ये कुछ हाईलाइट थी। इवन स्नो पिजन जो उस ग्रुप को दिखे, जो मैंने मार्च में भेजा था। वहां पर एक सुखी टॉप नाम से गांव आता है, जो बारसू के बाद हम हरसिल की तरफ को जाएंगे, ऑन द वे आता है। वो भी बहुत अच्छा एरिया है। वहां पे भी काफी स्पीसीज हमने देखी, जो आगे मैं कवर करूंगा अभी। फिर झाला नाम से एक विलेज है, और उसके बाद हरसिल आता है। हरसिल के बाद में फिर नेलंग वैली है, जो 2014 में टूरिस्ट के लिए ओपन हुआ था। उसकी विजिट अभी अभी नहीं हम कर पाए विंटर्स में। हमने वो समर सीजन में पहले एक बार कवर किया था, बट वो भी बहुत पोटेंशियल एरिया है। उसको मैंने अपने एक पहले प्रेजेंटेशन में भी कवर किया था लास्ट ईयर। नेलोंग वैली का पूरा जो जियोग्राफी है वो लद्दाख से मैच करती है, वैसा ही पूरा एरिया है। और हो सकता है कुछ कुछ बर्ड्स वहां पे वैसी ही हो, रोबिन एक्सेंटर वगैरह या ब्राउन एक्सेंटर। और फिर लास्ट है गंगोत्री टेम्पल का एरिया। ये बर्डिंग हॉट स्पॉट्स हैं उस एरिया में जाने के लिए। अब जो वहाँ की जियोग्राफी है, उसको मैंने ये एक रियल लाइव वीडियो बनाया था 31 जनवरी को जब हम गए थे।
तो इससे आप देख सकते हैं ये पूरा रिवर के किनारे, ये भटवाड़ी नाम से एक जगह है उत्तरकाशी के पास में। तो उत्तरकाशी भटवाड़ी में हमने फर्स्ट नाइट का स्टॉप लिया था अपना, भटवाड़ी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में, क्योंकि वहां से आगे का जो स्ट्रेच था वो बर्डिंग करते हुए हमने जाना था। अराउंड 80 किलोमीटर्स था वहां से गंगोत्री। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हमने स्टार्ट किया, उसी का मैंने एक ये लाइव वीडियो बनाया था जिसको 3D में दिखाया है। तो ये किस तरीके का रूट है ये दिखाने के लिए। और ये रास्ते में जो फोटोग्राफ लिए वहां से, ये गंगनानी जो मैंने जगह बताई थी, यहाँ पर हॉट वाटर स्प्रिंग है गंगनानी पे। और उसके बाद पूरा वैली में ड्राइव है। ये जो मैं सूखी टॉप मैंने आप लोगों को बताया, ये छोटा सा विलेज है, ये कुछ घर दिख रहे हैं यहाँ पे। और ये ऊपर स्नो भी दिख रही है, 31 जनवरी का टाइम था, इस बार स्नोफॉल बहुत ज्यादा नहीं हुआ। अदरवाइज ये ऑन द वे टू हर्सिल ये हाईएस्ट पॉइंट है सूखी टॉप, और जहाँ पे बहुत हैवी स्नोफॉल होता है। और यूजुअली विंटर्स में हैवी स्नोफॉल के बाद कुछ टाइम के लिए ये बंद हो जाता है रास्ता यहाँ पे। तो इस साल स्नोफॉल उतना नहीं था, तो इसलिए रास्ता खुला हुआ था। ये जो मैंने झाला विलेज बताया, वहां से व्यू पॉइंट है भागीरथी रिवर का। उसके बाद ब्रिज क्रॉस करके हम दूसरी साइड हो जाते हैं रिवर की, और वो हर्सिल जो ब्लू बोर्ड दिखा, वो हर्सिल हमने क्रॉस किया। और ये हर्सिल के बाद में एक व्यू पॉइंट है, वहां से फोटो क्लिक किया। फिर हम लोग ये अभी आगे गंगोत्री तक हम पूरा गए, और गंगोत्री से फिर वापस आके हमने हर्सिल में स्टे किया। ये गंगोत्री टेम्पल का एरिया है जो 31 जनवरी को इस तरीके से दिख रहा था वहां पर। तो टेम्पल क्लोज रहता है तो कोई नहीं था। ये 3330 मीटर्स ऑल्टीट्यूड था हाईएस्ट। गाड़ी की स्पीड भी दिखा रहा है वी लाइव 78 किलोमीटर्स। तो रोड कितना अच्छा है आप सोच सकते हैं कि 78 की स्पीड पर गाड़ी वहां चल रही थी। और ये हर्सिल में हमने फिर स्टे किया। तो ये इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके की लोकेशन है। चारों तरफ स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, और उसके बीच में ये हर्सिल विलेज है, या पूरा ये जो वैली की जब हम बात कर रहे हैं, भागीरथी रिवर वैली, गंगोत्री से लेके और पूरा उत्तरकाशी तक का एरिया हम कह सकते हैं। इस पूरे एरिया में बहुत अच्छी बर्डिंग है, स्पेशली विंटर सीजन में जो रेयर स्पीसीज है। कुछ स्पीसीज रेजिडेंट है जो विंटर में ही मिलती हैं और समर में ही मिलती हैं, बट हम लोगों ने विंटर में जो ट्रिप किया उसकी जो हाइलाइट्स थी वो आगे मैं कवर करूंगा। यहाँ पे जो बाकी टूरिस्ट स्पॉट है जो मैंने बताया था, जैसे कि ये टेहरी डैम का एरिया है, तो ये भी एक बहुत अच्छा सीनिक स्पॉट है जहाँ पे आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। जो भटवाड़ी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में हम रुके थे, मॉर्निंग में इस तरीके से हमें मून सेट होते हुए ये फोटो मिली, जो रेयर है शायद इतना बड़ा मून दिखना, बट बाई चांस उस दिन अच्छा शॉट मिला है। ये सूखी टॉप का एरिया है। ये हर्सिल में एक लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, जिसके लिए लोग वहां पे जाते हैं यूजुअली टेम्पल विजिट करने के लिए। ये गंगोत्री टेम्पल का फोटो है। तो कोई भी नहीं था वहां पर उस टाइम पे, केवल एक पुजारी थे, और वो भी टेम्पल बंद था, तो कोई पब्लिक ही नहीं थे। समर सीजन में आप जाएंगे, जब चार धाम यात्रा चलती है, तो सीन एकदम अलग होता है, पूरा क्राउडेड होता है एरिया। ये झाला विलेज से भागीरथी रिवर का व्यू है। ये जो हर्सिल का व्यू पॉइंट था, ये वहां से है। ये नेलोंग वैली का फोटोग्राफ है। ये इसमें मैं नेलोंग का बहुत ज्यादा कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट प्रेजेंटेशन में मैंने लास्ट ईयर इसको कवर किया था। अब यहाँ पे अकोमोडेशन ऑप्शंस, क्योंकि ये चार धाम यात्रा का पार्ट है, तो अकोमोडेशन का यहाँ पे कोई इशू नहीं है। हर कैटेगरी के अकोमोडेशन अवेलेबल है, बेसिक गेस्ट हाउस से लेके और हाई क्वालिटी रिजॉर्ट भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो उत्तरकाशी में भी अकोमोडेशन की कोई कमी नहीं है। बारसू विलेज है, बारसू विलेज में क्योंकि वहां से द्यारा बुग्याल है, मिडोज है, उसका ट्रैक करते हैं लोग, वो फेमस है, तो वहां पे भी अकोमोडेशन ऑप्शंस हैं अच्छे। मैंने कुछ के नाम इंक्लूड किए जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली। दियारा में दियारा रिजोर्ट है, हम लोगों ने स्टे किया था जब फर्स्ट ट्रिप की थी वहां पे। गढ़वाल मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस है गवर्नमेंट का। बुग्याल सराय नाम से रिजोर्ट है, जो एक बहुत अच्छे फ्रेंड है उनका रिजोर्ट है, वो खुद भी बर्डिंग और ट्रैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। हर्सिल में फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में हम लोगों ने स्टे किया था, विल्सन हाउस बोलते हैं इसको। और गढ़वाल मंडल विकास निगम का भी गेस्ट हाउस है वहां पर। विंटर्स में वहां पे थोड़ा पानी का इशू होता है, क्योंकि पानी फ्रीज हो जाता है पाइपलाइंस में, तो हो सकता है कभी विंटर में जब भी ट्रिप होगा आप लोगों का, तो बकेट से पानी यूज करना पड़े। या हो सकता है धीरे धीरे जब वहां पे विंटर टूरिज्म स्टार्ट होगा, तो लोग होटल और रिजॉर्ट्स में कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर लें कि पानी रेगुलर सप्लाई होता रहे। हिमालयन नेचर रिजॉर्ट है, हर्सिल रिट्रीट है। फिर ऐसे ही हर्सिल के बाद एक विलेज आता है धराली नाम से, तो वहां पे भी एक रिजॉर्ट है प्रकृति द रिट्रीट। गंगोत्री में बहुत सारे गेस्ट हाउसेज हैं। वहां पर बड़े होटल्स नहीं है गंगोत्री में, बट छोटे छोटे गेस्ट हाउसेज हैं जो बहुत अच्छे और नीट एंड क्लीन है।
ये बादसू विलेज का एक व्यू है, तो आप देख सकते हैं ये ऊपर टॉप है, इसके पीछे ही दियारा मिडोज हैं, और ये पूरे एरिया में विंटर्स में ऊपर से जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट करके नीचे आ जाती हैं इन सब एरियाज में। तो ये बुग्याल सराय रिजोर्ट का फोटो है। ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है हर्षिल का, बहुत अच्छी लोकेशन पे है, पीछे आप मून भी देख सकते हैं और स्नो कैप माउंटेन्स भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टे किया था 2 नाइट के लिए, 31 जनवरी एंड 1 फेब के लिए। ये एक रिजोर्ट है हर्सिल में ही। तो ये एप्पल के ट्रीज हैं जो ड्राई दिख रहे हैं, अगर अभी आप जाएंगे तो पूरा ये एप्पल से भरा हुआ होगा अगस्त सितंबर में। ये कुछ प्लेसेस हैं जिनकी डिस्टेंस, एक बोर्ड वहां पे लगा हुआ था गांव के अंदर, गोमुख तपोवन 54 किलोमीटर हर्सिल से डिस्टेंस है ये बेसिकली। गंगोत्री 26 किलोमीटर है वहां से। भैरव घाटी 15 किलोमीटर है। भैरव घाटी से ही नेलोंग वैली का रास्ता जाता है। जादुंग ग्राम है ये तो पास में ही है वहां से, मतलब 56 किलोमीटर है। नेलोंग विलेज है, नेलोंग विलेज भी वही जो मैंने नेलोंग वैली बताया, वो 25 किलोमीटर तक भैरव घाटी के अंदर जाने देते हैं उस एरिया में, वो भी इनर लाइन परमिट लेने के बाद। जो गरतांग गैलरी है ये बेसिकली चट्टान के ऊपर में लकड़ी का एक ब्रिज है जो पुराने टाइम में यूज होता था तिब्बत जाने के लिए वहां से। मुखवा विलेज है जहाँ पे ये गंगा मंदिर है यहाँ पे, तो गंगा जी का जो डोली है वो विंटर्स में यहाँ पर मुखवा विलेज में जो मंदिर है उसमें रखी जाती है। फिर धराली विलेज है, फिर एक सातताल करके एक धराली के आसपास में जगह है, छोटी छोटी लेक्स हैं, और लक्ष्मी नारायण मंदिर है हरिशिला जिसके नाम से हर्षिल का नाम है। हरिशिला एक रॉक है, शिला रॉक को बोलते हैं, जो रिवर के अंदर है। तो ये सब जगह है जो वहाँ पे एज ए टूरिस्ट भी लोग विजिट कर सकते हैं इन सब जगहों को। वहाँ की जो हाईलाइट है, जो मेन बर्ड्स हैं वो मैं कुछ कवर किए मैंने इसमें, क्योंकि ज्यादा मौका नहीं मिला बहुत बहुत ज्यादा बर्ड्स को फोटोग्राफ करने का। जो मेन टारगेट थे वही हमने वहाँ पे खोजे और उन्हीं को ट्राई भी किया। ये तो ऑन द वे लिटिल फॉकटेल, जब हम लोग ने भटवाड़ी से स्टार्ट किया तो एक स्ट्रीम था वहाँ पे, उसको मिल गया फीड कर, वहाँ पे फीडिंग कर रहा था तो इसका वीडियो भी बनाया है, शीला ने वीडियो बनाया मेरी लाइफ में। सूखी टोप जो मैंने बताया, सूखी टोप के एरिया में ये हमें गोल्डन ईगल दिखाई दिया, और ये गोल्डन ईगल हिमालयन मोनाल के ऊपर अटैक कर रहा था। मोनाल मैंने इसमें फोटोज इंक्लूड नहीं किए क्योंकि हमें फोटो मिली भी नहीं थी उस ट्रिप में। तो ये देखने में बहुत इंटरेस्टिंग था जब उसने 2 बार उस पर ट्राई किया और एक मेल और एक फीमेल मोनाल वहां से ग्लाइड करके नीचे चले गए। ब्यूटीफुल रोज फिंच ये भी उसी एरिया में मिलती है, सूखी टॉप एरिया में, और अच्छे नंबर्स में थे। हमने 3 बार उस एरिया को विजिट किया, तीनों बार वहां पे ब्यूटीफुल रोज फिंच के फ्लॉक हमें मिले। ब्लैक ब्रेस्टेड टिट या रिफस नेप टिट भी इसको बोलते हैं, ये कॉमन टिट्स में से है वहां की, जो सबसे कॉमन है। व्हाइट ब्राउन फुलवट्टा ये भी काफी कॉमनली दिखता है उस एरिया में। देन बार्थ रोटेड सीवा, बार्थ रोटेड सीवा भी कॉमन बर्ड है उस एरिया का। हर्सिल विलेज के अंदर बहुत अच्छे नंबर्स में भरे हुए थे। अब जो वहां का मेन अट्रैक्शन था, जो हमारा जाने का पर्पज था विंटर्स के लिए, वो थी ये बर्ड ग्रैंडाला। जो ब्लू है वो मेल है और जो ब्राउन है वो फीमेल है। सो हमें 31 जनवरी को हम लोग पहुंचे, हमें कोई साइटिंग नहीं हुई। फर्स्ट को हम लोग गए तो फर्स्ट को ये साइटिंग हुई है, 1 फेब को। एक्चुअली क्या था कि रिपोर्ट्स वहां से मिली थी हमें, कुछ लोगों ने बताया था कि ग्रैंडाला वहां पे विंटर्स में दिखते हैं, कुछ बर्डर्स वहां पे गए थे 1-2 बार। लेकिन ये था कि विंटर्स में रोड ब्लॉक होने की वजह से हम कई साल से प्लान कर रहे थे, नहीं जा पा रहे थे। तो इस साल बाई चांस स्नोफॉल नहीं हुआ तो हमें मौका मिला कि हम लोग वहां पर चले गए। और टाइम भी नहीं होता था, जब अपना बर्डिंग सीजन होता था तो बाकी जगह के बर्डिंग ट्रिप्स हम लोग प्लान करके रखते थे, तो इसलिए कभी जा नहीं पाए। तो हम लोग लक्की थे कि हमें एक बड़ा फ्लॉक ग्रैंडाला का वहां पे दिखा, अराउंड 400-500 बर्ड्स थी इसमें। और अभी तक तो लोग ग्रैंडाला खींचने के लिए सिक्किम ही जाते हैं, सबको पता है कि लाचेन में ही ग्रैंडाला ट्री, और मेरे पास भी जो बेस्ट फोटोज है ग्रैंडाला के वहीं से हैं, लाचेन से। तो बट ये एक ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन अभी शायद हमें मिल गया है, और जिसमें एकदम मेन रोड जो है उसके पास में ही ग्रैंडाला दिखाई दिया हमें। तो ये एक पेड़ था जिसके ऊपर में ये भरे हुए थे पूरा, ये आधा फ्लॉक मैंने खींचा, आधा फ्लॉक फ्लाई कर रहा था। तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरे ग्रैंडाला बैठे हुए। लाइट अच्छी नहीं थी क्योंकि ये 10-11 बजे के आसपास का शॉट है। और इनका जो मेन फूड है वो ये है सी बकथॉर्न।
इस पे ही फीड करने के लिए वो आते हैं, इन बेरीज को खाते हैं ग्रैंडाला। बट ये जो फ्लॉक था ये शायद हमारी प्रेजेंस की वजह से रेगुलर बैठ नहीं रहा था, ये कंटिन्यूस फ्लाई करते थे, आते थे बेरी पिक की और चले जाते थे। बट अच्छा ये था कि जिस बर्ड को हम टारगेट करके गए थे वो हमें मिल गई थी वहां पे। ये जो पीछे आप देख रहे हैं मुकबा विलेज है, ये गंगा मंदिर भी दिख रहा है यहाँ पे, तो विलेज के साथ में मैंने लिया। और उस दिन जो टेम्परेचर था मॉर्निंग का, वो मेरी गाड़ी दिखा रही थी -4 डिग्री, तो चिलिंग था एकदम पूरा एरिया। अब जो वहां की और हाइलाइट्स थी वो थी व्हाइट चिक नटहैच। व्हाइट चिक नटहैच भी उसी ऑल्टीट्यूड पे और उसी फॉरेस्ट में मिलती है जो वहाँ का अल्पाइन फॉरेस्ट है, और वहां पे ये कॉमन नटहैच है उस एरिया की, तो काफी कॉमनली वहां पे दिखती है, मतलब हर एक 50 मीटर के बाद में या 100 मीटर के बाद में इसकी कॉल आपको सुनाई देती रहेगी। ये वीडियो है, लो लाइट का वीडियो है, लाइट अच्छी नहीं थी। ये भी एक टारगेट था हमारा वहां पर जाने के बाद, व्हाइट थ्रोटेड बुश टिट। तो ये भी उतना इजीली मिलती नहीं है, अनकॉमन बर्ड है, तो इसके लिए भी लोग बहुत एफर्ट करते हैं कि अच्छा फोटो लेने के लिए। स्पेशली साइटिंग पहले भी हुई मुझे, ये वैली ऑफ फ्लावर्स के एरिया में दिखती है, विंटर्स में ही दिखती है, बट वहां पर भी। बट यहाँ पे जो ये साइटिंग थी ये अमेजिंग थी। 8-10 इंडिविजुअल थे जो सी बकथॉर्न के ऊपर में फीड कर रहे थे, ये देखिए, और एकदम आई लेवल शॉट था ये। सो बेसिकली हमारे यही दो टारगेट थे विंटर्स में जाने के लिए, कि व्हाइट थ्रोटेड बुशटिट और ग्रैंडाला। तो ये दोनों ही हमें मिल गए थे, तो नेक्स्ट डे हम लोग फिर वापस आ गए वहां से। इसका वीडियो भी एक है, सी बकथॉर्न के ऊपर में फीड करते हुए। ब्लैक थ्रोटेड एक्सेंटर, सो ये विंटर माइग्रेंट है, ब्लैक थ्रोटेड एक्सेंटर भी। बट ये भी हमें 3 डिफरेंट स्पॉट्स पे दिखाई दी वहां पे। और ये एल्टाई एक्सेंटर, तो एल्टाई एक्सेंटर का भी एक फ्लॉक एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखाई दिया 2 फेब को, जब हम वापस आ रहे थे, वापस आते टाइम। तो ये जस्ट रिकॉर्ड शॉट लिया मैंने इसमें डालने के लिए। अदरवाइज एल्टाई एक्सेंटर तो यहाँ पर भी पंगोट में इजिली मिल जाती है, और बाकी जगह भी दिखती है। बट ये कि अगर विंटर्स में वहां पे ट्रिप प्लान किया है तो इसके लिए जा सकते हैं। गोल्ड क्रेस्ट, ये भी कॉमन बर्ड है वहां का, उस फॉरेस्ट का। तो गोल्ड क्रेस्ट और व्हाइट चिक नटहैच ऑलमोस्ट सेम हैबिटेट शेयर करते हैं और कॉमनली दिखते हैं वहां पे। तो ये भी उसी ट्रिप का फोटो है। इसके अलावा ये फोटो तो मेरा कश्मीर से लिया हुआ है, ब्रैम्बलिंग का। बट मेरे बाद में कुछ लोगों ने वहां पे विजिट किया था जो देहरादून साइड से या बर्डर्स हैं, वो अपना पर्सनल ट्रिप प्लान करके हर्सिल गए थे। तो उन लोगों को वहां पे ब्रैम्बलिंग उन्होंने देखा और ब्राउन एक्सेंटर देखा उस ट्रिप में। आई थिंक फेब मंथ या मार्च में कभी गए थे वो लोग। तो मैंने जस्ट रेफरेंस के लिए 2 बर्ड की फोटोज भी यहाँ पे डाली है। ब्राउन एक्सेंटर का फोटो भी यहाँ से नहीं है, बट ब्राउन एक्सेंटर की फर्स्ट साइटिंग थी उत्तराखंड से, वो एडिशन था उत्तराखंड की चेकलिस्ट में। तो ये कुछ स्पीसीज हैं जिनके लिए वो एरिया प्लान किया जा सकता है। आई थिंक अभी के लिए इतना ही। अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं, 1 घंटा ऑलमोस्ट हो गया है। वो भी जिसको सवाल पूछना है कुछ अनम्यूट कर सकते हैं अपने को। राजेश, ये ग्रैंडाला कौन सी है जो बक, क्या बक थी बताया, कौन सा बताया, किस ट्री पे होती है ग्रैंडाला? सी बकथॉर्न बोलते हैं सर इसको, सी बकथॉर्न। तो ये खाया भी जाता है क्या? ह्यूमन कंजम्पशन है? खाने में बहुत खट्टा होता है सर, खाते हैं लोग इसको, बट खट्टा होता है एकदम। तो ये कौन से विलेज में वो है ये सी बकथॉर्न? कौन से विलेज में? हाँ, ये तो सब पूरी वैली में है, मतलब हरसिल के पास में ना, हरसिल, झाला, ये जो विलेज है धराली, तो हाँ, उसकी बेल्ट में है ये, जगह जगह है इसके पेड़। हरसिल गांव के अंदर तो भरा पड़ा है पूरा ये। अच्छा, जो तुमने वो विलियम हाउस बताया ना, विल्सन हाउस, विल्सन हाउस, हाँ विल्सन हाउस, ये पहाड़ी विल्सन कहते थे इसको। ये ब्रिटिशर था, हाँ, जिसने गढ़वाली लेडी से शादी करी थी, और ये हरसिल में रहता था। बहुत बड़ा मकान था इसका हरसिल में। हाँ, तो उसमें आग लग गई थी, तो उसकी जगह पे ही हमने ये बताया। हाँ, तो इसने सारा फॉरेस्ट काट के, उस समय जो रेल आ रही थी, हाँ, रेल के लिए ये नदी में ब्रिक लॉग्स बहाते थे, और वहां पे पूरे लकड़ी का काम इसको ठेका मिला था। अच्छा, तो इसको पहाड़ी विल्सन या विल्सन साहब कहा जाता था, बड़ा फेमस होता था वहां पे।
हाँ वही वही सुना था मैंने वो एक समाज। मिस्टर काला थे जो हिंदुस्तान टाइम्स में जर्नलिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में पूरी किताब लिखी है पहाड़ी विल्सन के बारे अच्छा, में। हाँ, उतनी डिटेल नहीं पता थी, बट उन्होंने ये बताया था कि विल्सन का हाउस था यहाँ पे और उसका Yes. फोटो लगा हुआ है अंदर उसमें कि वो Yes, गया था, yes. तो उसकी जगह पे फिर ये नया रेस्ट हाउस बना दिया वहाँ पे। He married a Garwali lady and he stayed there. ओके ओके, भयंकर फॉरेस्ट काटे उसने काफी ज्यादा। थैंक यू सर, थैंक यू। किसी का और कोई सवाल? ये कौन सा बेस्ट टाइम है यहाँ जाने के लिए? मैं पार्थो बोल रहा हूँ। सर ये जो ये स्पीसीज दिखाई ना मैंने, इसके लिए तो विंटर में मतलब नवंबर, मिड नवंबर से लेके और मिड जैन तक प्लान कर सकते हैं। मिड जैन से मिड फेब के बीच में फिर स्नोफॉल का चांस रहता है रोड ब्लॉक होने का। तो जो मुनस्यारी करते हैं ना जिस टाइम पर हम, वही इसका ही बेस्ट टाइम है। आपका आइटिनरी मैंने सर कब मिलेगा बात करने के लिए, जाने के लिए प्लान? तो मैं सर अभी प्लान करूंगा, जैसे ही अभी ये ट्रैवल ओपन होता है ना, तो नेक्स्ट सीजन के मैं प्लान्स फिर बना के भेजता हूँ। अभी प्लान किया अच्छा, नहीं है इसका, क्योंकि अभी ट्रैवल फिर स्टार्ट नहीं। अभी का प्लान थोड़ा डाइसी होता है ना, कि जी 1-2 महीना आगे से करे तो फिर क्या हो ना हो, हाँ, वही हो उसके रहा है लिए ना सर। अभी तो टूर पता ही नहीं चल रहा है कब होगा कब नहीं होगा, कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है, इसलिए ज्यादा ठीक बात है। नोट नहीं की। चलिए, थैंक यू फॉर प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छा लगा थैंक यू आपको सर। देख के बहुत दिन के बाद। जी जी, थैंक यू। हेलो लता मैम। राजेश। जी सॉरी सर, हाँ प्रकाश सर बताइए। हाँ सर, राजेश जी, अभी ये मोटा मोटा कितना दिन लगेगा अभी गंगोत्री और ये सब अगर करने अगले एक हफ्ता? शुड टेक आउट और हाउ मच? गंगोत्री के लिए तो सर 5 डेज में हो जाता है गंगोत्री, 5 to 6 डेज। अच्छा, और हम लोग ये मुंशियारी और ये बाकी का मनाली सब एक साथ कर सकते हैं क्या? और इट विल बी सिमिलर स्पीशीज हाँ जब करेंगे तो? मुनस्यारी एंड मानिला तो एक साथ हो सकता है सर, बट हाँ, गंगोत्री फिर डिफरेंट रूट है, गंगोत्री फिर अलग से करना डिफरेंट है, बराबर जी। बराबर। नहीं, आपने तो अभी हमारे लिस्ट में ना काफी ऐड कर चुके हैं अभी डेस्टिनेशंस, अभी कब करेंगे पता नहीं। 1.5 साल से तो घर पे बैठे। करते जा रहा है, बस होगा कब पता नहीं, अभी कुछ पता नहीं चल थैंक यू, बट वेरी वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू वेरी मच। रहा सर। थैंक यू। राजेश, बहुत अच्छा। हेलो मैम, कैसी हैं आप? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट करिए अभी ठीक है। हाँ, अभी सुनता है? हाँ हाँ अभी ठीक है मैम, अभी आ रही है। हाँ, तो कभी प्लान कर रहे हो गंगोत्री का और मनीला का ट्रिप? दोनों साथ में हो सकता है? नहीं मानिला तो आपने कर लिया ना, मानिला तो हाँ, कर लिया। मानिला एक्चुअली हमारी साइड है, गंगोत्री जो है वो गढ़वाल में है, तो उसके लिए देहरादून आना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, देहरादून तो कितने दिन का ट्रिप रहेगा? 6 डेज का मैम, 6 डेज का 6 ट्रिप। डेज का। और बहुत मुश्किल है क्या? वॉकिंग और सब नहीं चढ़ाई सब नहीं, ज्यादा रहेगा? रोड साइड बर्डिंग है पूरा, जैसे हमने हाँ, मुनस्यारी किया मानिला किया वैसा ही है। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, गुड गुड। वो तो कभी प्लान कर रहे हो? अब नवंबर एंड का सोचा है, वैसे तो नवंबर एंड दिसंबर में, तो जैसे ही होगा मैं आपको भेज दूंगा आइटनरी। अच्छा, ठीक है। थैंक यू। मैम Waiting for that trip, yes. Thank you. किसी का कोई और सवाल? राजेश जी, थोड़ा पर्सनली राजेश जी, भेज दीजिएगा हमको आपका प्रोग्राम जो होगा, एक चार्ट। जी जी सर, मैं भेज जैसे दूंगा, अभी आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। हाँ, पिकअप कर लेंगे जितना जितना जाना है। जी 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 इतना दिन सब बैठा हूँ ना, अच्छा नहीं लग रहा है सब। जी। नहीं सर, जैसे ही खुलता है आप उत्तराखंड ही आ जाओ सबसे पहले। ठीक है। जी थैंक यू। राजेश जी, दिलीप सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया सर। बढ़िया बढ़िया। राजेश जी, मुंशियारी और मानिला एक साथ हो सकता है क्या? मुनस्यारी मानिला तो हो सकता है सर, वो तो आइटनरी मैंने इस साल जो प्लान की है ना, मुनस्यारी और हाँ, मानिला एक साथ करके ही की हुई है। और वो विंटर प्रेफरेबल रहेगा या समर प्रेफरेबल? विंटर अच्छा स्पेशीज के हिसाब से विंटर। स्पीशीज के हिसाब से विंटर अच्छा है। ओके। हाँ, क्योंकि विंटर माइग्रेंट काफी कुछ मिल जाता है ना उस टाइम। अराउंड अबाउट कितना टाइम का ट्रिप रहेगा? ये 7 डेज का सर, दोनों मिला के। 7 days, दोनों मिला के। हाँ और कभी तक आइटिनरी बनेगा? अभी तो सब कुछ अभी तो कंफ्यूजन में सर है। सबने बोला हुआ है कि करना है, बट अभी मैंने भी किसी को कंफर्म नहीं किया है। डेट तो मैंने कुछ डिसाइड की हुई है मानिला मुनस्यारी की, नवंबर की। ओके तो अभी कुछ लोगों ने बोला है, कंफर्म किया है 2 ग्रुप के लिए, तो देखते ओके, हैं अभी जैसे आगे और प्लान होगा तो मैं फिर आपको बता दूंगा। जरूर। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक्स सर। राजेश जी, मेरा भी मानिला मुंशियारी एक साथ प्लान कर लेना।
ठीक है सर, ठीक है, मैं अभी नेक्स्ट मैं बुकिंग लिस्ट पे हूँ। जी जी पक्का सर, मैं नोट कर लेता हूँ। सर मेरा भी नाम ऐड कर दीजिए। आप अभी ट्रिप और सबका नाम लिखवा लीजिए, कौन सा ट्रिप पे कौन आ रहा है। ठीक है। थैंक यू। आई विल आल्सो बी इंटरेस्टेड। या थैंक यू सर। राजेश जी, आपका लद्दाख वाला प्लान एज इट इज है ना? सर प्लान तो एज इट इज है, बट अभी लद्दाख ओपन ही नहीं हुआ है। हो सकता है थोड़ा बहुत मुझे शेड्यूल इधर उधर करना पड़े, क्योंकि जो अच्छा, अभी शुरू वाले ग्रुप है ना, वो नहीं हो रहे हैं 7 जून और 16 वाले ओके शायद। ओके ओके, तो मैं बता दूंगा, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अलग से। ठीक है सर। और राजेश जी, लद्दाख वापस भूटान। हमको जाना है आपके साथ। ठीक है सर, आपको ना मैं इस बार फिर डिफरेंट सीजन में ले जाऊंगा, सितंबर में जब वो माइग्रेशन का टाइम होता है ना, हाँ ठीक है। डिफरेंट स्पीसीज टाइप। हमको आउल नहीं मिला ना, आउल आपके साथ देखना है। वो भी मिल जाएगा सर, वो तो मिल जाएगा। ठीक है, हमको जाना राजेश है जी, आपके भूटान। साथ दैट्स ऑल। ठीक है सर, ठीक है। राजेश जी, भूटान तो है ना नेक्स्ट ईयर? हाँ हाँ सर, भूटान नेक्स्ट ईयर तो होना चाहिए, वैसे तो कुछ कह नहीं सकते, बट सही बात है। जी। चलो ठीक है सर, थैंक यू सर, नाइस प्रेजेंटेशन सर। थैंक यू सर। वैसे मैं एक बात बताऊं कि जी। दिल्ली के आसपास के जो भी लोग हैं, अगर मैं दिल्ली में होता तो मैं तो पूरा लॉकडाउन में आपके पास ही रहता सर। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, मैं ये कह रहा हूँ काला डूंगी में ही कितनी सारी चीजें हैं। बट मैं नहीं रखने वाला था सर, कोरोना टाइम में। चलिए चलिए। खास करके दिल्ली और मुंबई वालों को बैन किया। यस। चलिए, ठीक है। किसी अरे का लता मैम, हाउ आर यू? और राजेश, जी। ये फिंच रिवर देखने के लिए अभी जून में आ सकती हूँ मैं? हाँ हाँ मैम, अगर ट्रेवल स्टार्ट हो जाता है तो आप आ सकती हो, ये बेस्ट टाइम है उसका। अभी 1 महीना तो और एटलीस्ट रहेगा फ्लोक वहां पे ना। अभी जो कल से साइटिंग हुई है हमें, हाँ, एक से 1.5 महीना तो 100% उसी प्लेस पे दिखेगा ये। तो बारिश नहीं होगी ना जून में? नहीं, बारिश भी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, रोड के पास में है एकदम, ये हम गाड़ी से जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, खाली उसके लिए आ रही हूँ मैं। हाँ, फिंच वीवर देखो आप, 1-2 कुछ और भी स्पीसीज मिल जाएंगे इस टाइम पे। हाँ हाँ हाँ, वही तो, खाली 2 दिन के लिए आऊंगी। हाँ हाँ, आप प्लान कर सकती हो। हाँ ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। कोई और किसी का सवाल? नहीं तो एंड करते हैं। आई थिंक 8:30 हो गया, अबाउट 1 आवर हो गया है। चलिए, थैंक यू वेरी मच Okay. फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट Thank you. नेक्स्ट वीक प्रोबेबली कुछ और करेंगे। थैंक यू सो मच राजेश जी। Thank you. Thank you. गुड नाइट, टेक Bye. केयर ऑल। Night.